अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक के बारे में कोशिश करेंगे सारी बुनियादी बातें हो जाए। हार्ट अटैक या दिल का जो अटैक होता है उसको आम ज़ुबान में हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये उन लोगों को होता है कि जिनके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं, फिर उनमें कुछ अलामात होती हैं अचानक, फिर आप उसके बाद किस तरीके से डॉक्टर से रब्ता करते हैं और डॉक्टर आपके साथ क्या करता है इसकी तशख़ीस करने के लिए और इलाज कैसे करता है, तो वो तमाम बातें होंगी। दिल का जो अटैक है उसके जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि बाज़ फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। फैमिलीज़ के अंदर कैसे होता है कि अगर किसी के बहन को है, भाई को है, वालदैन को है, या दादा दादी, नाना नानी, या मामू फूफियाँ फूफे, जो फूफा तो खैर इसमें नहीं आएगा, लेकिन जो फूफी है और वो इनकी फैमिली में आती है। अगर इन तमाम को कोई दिल का अटैक हुआ है तो फैमिली हिस्ट्री, जितने ज़्यादा लोग शामिल होते जाएंगे कि उनको दिल का अटैक हुआ है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री बनती जाएगी। उसके बाद जो मर्द होते हैं उनकी जो एज है, अगर वो 55 साल के बाद जाके या 45 साल के बाद मर्दों को दिल के अटैक शुरू हो जाते हैं और ख़वातीन को 55 साल के बाद जाके अटैक शुरू हो जाते हैं। और फैमिली हिस्ट्री की जो मैंने बात की थी उसमें अगर किसी मर्द को 55 साल के बाद अटैक हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री में आ जाता है, और इसी तरह ख़वातीन को 65 साल के बाद ये अटैक शुरू हो जाते हैं। ये फैमिली हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त फिर हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। तो क्योंकि अगर किसी को 80-85 साल की उम्र में जाके होता है तो वो शायद इतना अहमियत उसकी नहीं होती। उसके बाद वो लोग जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिनको होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होती है, जैसे अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को सेंट्रल ओबेसिटी है, मोटापा है, किसी को का ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है, किसी का जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो ज़्यादा रहता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहता है, और एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, तो इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं लोगों को हार्ट अटैक होने के। फिर आता है स्मोकिंग। अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है या किसी ऐसे घर में रहता है, ऐसे माहौल में रहता है जहाँ पे दूसरे लोग सिगरेट पीते हैं, तो उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो खुद भी सिगरेट नहीं पीते और ऐसे माहौल से भी वो अपने आप को दूर रखते हैं। फिर आता है लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, अगर आप बैठे रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसमें कम चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक होगा। और अगर हम आखिर में बात करें डाइट की, कि आपके खाने की क्या अतवार हैं। अगर तो आपकी आदत ऐसी है कि आप खाने में फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, आप फ़िश खाते हैं, आप वेजिटेबल ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कम चांसेस हैं हार्ट अटैक के। लेकिन अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं, अगर आप रिफाइंड जो फूड्स होते हैं, जंक फूड्स होते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं, मक्खन पेड़े खाते हैं, तो फिर आपको चांसेस हैं कि आपको दिल के अटैक ज़्यादा हो जाएंगे। ये अब जितने भी मैंने रिस्क फैक्टर की बात की है, ये रिस्क फैक्टर जो हैं ये क्या करेंगे? अगर आपकी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता जाता है, फैट इकट्ठी होती जाती है, तो वहाँ पे एक टुकड़ा बन जाता है जिसको हम प्लाक भी कहते हैं, प्लैक भी कहते हैं। और वो प्लैक जिस दिन टूटता है, रप्चर होता है, तो उसके बाद खून के जो प्लेटलेट्स होती हैं वो गुजर रही होती हैं पास से, तो वो जुड़ना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे एक क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। ये पूरे अमल को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं उनमें फिर ये एथेरोस्क्लेरोसिस का चांसेस ज़्यादा होते हैं, और यही वो रुकावट है जिसके बाद दिल का अटैक हो सकता है। दिल के अटैक को क्यों बहुत ज़रूरी है शुरू में ही तशख़ीस करना और इसका इलाज करना? वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता हार्ट अटैक की वजह से किसी का दिल रुक सकता है, जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं, पंप फेल हो सकता है, किसी का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नीचे जा सकता है जिसको हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं, या फिर किसी को के दिल की जो धड़कन है बेतरतीब हो सकती है जिसको हम अरिदमिया कहते हैं, या फिर जो दिल की झिल्ली होती है इर्द गिर्द उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसकी सोजिश हो जाती है जिसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं या ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं। तो क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं कि जिससे बचना ज़रूरी है, तो इसलिए जैसे ही किसी को हार्ट अटैक होता है तो फौरी तौर पे उसका इलाज ज़रूरी होता है। फौरी तौर पे हर 1 मिनट की अहमियत होती है। एक मिनट के बाद दिल के पट्टों को डैमेज या नुकसान ज़्यादा होता जाता है। इसे कहते हैं टाइम इज़ मायोकार्डियम। तो अलामात जो हैं बाज़ लोगों को हल्की आती हैं, बाज़ लोगों को ज़्यादा आती हैं और बाज़ लोगों को बिल्कुल ही नहीं आती। ख़वातीन को ख़ास तौर पे मोहतात रहना चाहिए क्योंकि उनमें जो अलामात आती हैं वो आम लोगों से हट के होती हैं, जिनको हम एटिपिकल सिम्टम कहते हैं। आम लोगों में क्या अलामात आएंगी कि किसी को सीने में दर्द होगा, दबाव होगा, ऐसे होगा जैसे कोई बैठा है या सीने को दबा रहा है, या फिर ऐसे होगा जैसे किसी ने बेल्ट बांध दी है सीने के ऊपर। और फिर बाज़ का जो दर्द होता है वो
बाजू में चला जाता है, ख़ास तौर पे लेफ़्ट साइड पे, राइट पे भी जा सकता है, ये जो जबड़ा है इसमें जा सकता है, कमर की पीछे की तरफ या गर्दन के पीछे की जो साइड है वहाँ पे जा सकता है। और इसी तरह से बाज़ लोगों को मतली होती है या उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और ठंडे पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो ये अमूमी तौर पे ये अलामात हैं। बाज़ लोग खुदा न खास्ता अचानक बेहोश भी हो सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे ड्रॉप हो जाए। तो इस जगह पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर अलामात आ जाती हैं तो फौरी तौर पे आपने रेस्क्यू 1112 को हर सूरत कॉल करनी है। सबसे पहले तो कोशिश होनी चाहिए मरीज़ की कि कोई इमरजेंसी वाले जो हैं वो फौरी पहुँचे और उसको लेके जाएँ। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर वो मुमकिन ना हो तो कोई और किस मरीज़ को हॉस्पिटल में पहुंचाए, और अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो फिर मरीज़ को खुद ही रिस्क लेना पड़ता है हॉस्पिटल जाने का। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी बात हो गई है रेस्क्यू वालों से और उनको आने में ज़ाहिर है 5 से 7 मिनट लगेंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि आप दो चीज़ों का ज़रूर उनसे फ़ौरी पूछ लें कि इनको जो सीने में दर्द है या ये अलामात हैं, क्या इनको ज़ुबान के नीचे रखने के लिए जो नाइट्रोग्लिसरीन या जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की गोली होती है वो ज़ुबान के नीचे रख दें, एक ये पूछना होता है। और दूसरा, एस्पिरिन इनको फ़ौरी हम पीस के दे दें या ना दे दें, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी बात पूछनी होती है। उसके बाद ये कि अगर खुदा न खास्ता आपके किसी घर वालों में किसी को दिल का अटैक आपको लगता है और उसके बाद वो बेहोश हो गए हैं, तो फौरी तौर पे देखें अगर तो उनकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही। अगर सांस चल रही है तो फिर इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर सांस नहीं चल रही तो उनकी नब्ज़ चेक करें। अगर नब्ज़ रुकी हुई है तो फौरी तौर पे उनकी CPR शुरू करें। और आजकल वो लोग जिनको CPR या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन नहीं करनी आती, तो हम उनको कहते हैं कि वो हैंड्स ऑन CPR करें, कि सांस बेशक ना दे लेकिन बस सीने को दबाते जाएं। और ये आपने वीडियोस देखनी है यूट्यूब पे कि कैसे CPR करते हैं हैंड्स ऑन। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग हुई हुई है, आपने CPR की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हुई है, तो 30 दफ़ा दबाएं और फिर 2 सांस दें, और 30 दफ़ा दबाएं और 2 सांस दें। और लोग अगर 2 हैं तो आप 30 दफ़ा दबाएं और दूसरा बंदा 2 दफ़ा सांस दे। अब आपका मरीज़ पहुँच गया इमरजेंसी में, उसको ये अलामात थी, डॉक्टर जैसे इमरजेंसी में रिसीव करते हैं और उनको भी पता है कि अगर ये दिल का अटैक है तो जो भी हमने करना है वो फौरी तौर पे करना है। तो सबसे पहले उनकी ECG की जाएगी, साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर और पल्स और वो कार्डिक मॉनिटर हम लगा देते हैं। तो ECG से हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि दिल का बड़ा अटैक है कि जिसमें खून की जो नालियाँ हैं वो मुकम्मल बंदिश का शिकार हैं। इसको हम कहते हैं ST एलिवेशन MI, और ये अमूमी तौर पे हमें ECG से पता चल जाती हैं चीज़ें। दूसरा ये है कि अगर दिल की जो खून की नालियाँ हैं वो मुकम्मल तो नहीं बंद लेकिन पार्शल कम बंद है, यानी किसी हद तक बंद है लेकिन कुछ खुली भी हुई हैं, तो हमें ECG के ऊपर पता चल जाता है। उसको हम कहते हैं नॉन ST एलिवेशन MI कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, जो हार्ट अटैक का दूसरा नाम है, क्योंकि मायो पट्टे को कहते हैं, कार्डियक दिल को, और इन्फार्क्शन डेथ को, यानी दिल के पट्टे की डेथ को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो वैसे ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि ECG देख के ही डॉक्टर बता देगा कि बहुत बड़ा अटैक है या छोटा अटैक है, क्योंकि बाज़ का जो छोटे अटैक में फिर अनस्टेबल एंजाइना भी होता है कि दर्द होता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है। एक तो ECG करेंगे, फिर आपके मरीज़ के कुछ दिल के पट्ठों के जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन होती हैं, जो अटैक की सूरत में या दिल के पट्ठों को जब नुकसान होता है तो वो प्रोटीन खून में आ जाती हैं, तो उनका टेस्ट करता है डॉक्टर, जिसको हम कार्डिक मार्कर्स कहते हैं। उसके बाद फिर फौरी तौर पे दिल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसे एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि दिल के जो पट्ठों की जो मूवमेंट है, हरकत है, वो कितनी मुतासर हुई हुई है। और बाज़ जगहों पे फिर हम एक्सरे इसलिए करते हैं कि ये देखने के लिए कि पहले से दिल फैला तो नहीं हुआ। और इसी तरह से CT स्कैन या MRI भी किया जा सकता है कि अगर चीज़ें शक में हों। लेकिन बहुत दफ़ा हमें CT स्कैन, ECG, एकोकार्डियोग्राफी और जो दिल के जो एंजाइम है, कार्डिक एंजाइम जो हैं, उनसे पता चल जाता है, उनको ट्रोपोनिन्स भी कहते हैं हम। तो एक दफ़ा तशखीस हो गई तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं कि देखें, एस्प्रिन हम दे रहे होते हैं, खून पतला करने वाली दवाई, हेपरिन हम दे रहे होते हैं ताकि खून जमे ना बार बार। इसी तरह से हमारी कोशिश होती है कि हम बीटा ब्लॉकर नामी दवाइयाँ देते हैं ताकि दिल के जो धड़कन है उसको कम किया जाए, और जो ताकि दिल की जो डिमांड है, क्योंकि ऑक्सीजन कम आ रही होती है तो वो कम की जाए, ऑक्सीजन भी ज़्यादा लगा दी जाती है फौरी तौर पे। इसी तरह से हम ACE इनहिबिटर नामी दवाइयाँ देते हैं। वो क्यों देते हैं? ताकि जो दिल के ऊपर स्ट्रेस है वो कम हो, ब्लड प्रेशर भी कम हो। इसी तरह से हम नाइट्रेट्स देते हैं। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? खून की नालियों को खोलते हैं ताकि जो कॉरोनरी आर्टरीज़ हैं, जो दिल की खून की नालियाँ, उनमें खून का जो बहाव है वो बेहतर हो जाए।
तो ये दवाइयाँ कर देते हैं, काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है, लेकिन अगर लगता है कि मरीज़ को दिल का बड़ा अटैक है तो फौरी तौर पे मरीज़ की एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियो कहते हैं खून की नाली को, प्लास्टी कहते हैं रिपेयर को, कि आपकी जो खून की किसी नाली से, जैसे हमारे हाथ की आर्टरी होती है उसे रेडियल आर्टरी कहते हैं, और दोनों टांगों के दरमियान दोनों तरफ होती है जिसे हम फेमरल आर्टरी कहते हैं। तो वहाँ से कैथीटर डालते हैं, वो कैथीटर दिल की जो खून की नालियाँ होती है, कोरोनरी आर्टरीज, वहाँ तक जाता है। इसको हम एक्सरे की एक मशीन पे देख रहे होते हैं। वहाँ पे ले जाके हम एक बैलून, एक गुब्बारे को फुलाते हैं ताकि खून की वो नाली जो बंद हो गई है पहले उसको खोला जाता है, और बाद में फिर बाज़ औक़ात उसमें स्टेंट भी रख दिया जाता है ताकि ये दोबारा ना बंद हो जाए। एक तो ये होता है। दूसरा, फिर बाज़ औक़ात अगर खून की तीनों नालियाँ बंद हो, दिल का बहुत बड़ा अटैक हो, तो फिर ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कहते हैं। यानी खून की कोई और कहीं और से नाली लेके, जो सेहतमंद होती है, उसको खून की जो ऊपर दिल की नालियाँ ख़राब हो चुकी हैं तो उनके पास इस तरीके से लगाते हैं ताकि वहाँ पे एक बाईपास बन जाए। जैसे आपने अगर किसी बड़े शहर में से गुजरना हो लेकिन आपकी मंजिल कहीं आगे हो, तो उसके इर्द गिर्द एक बाईपास बनाया जाता है ताकि शहर की रुकावटों से बचते हुए आप बाहर से गुजर जाएँ। तो दिल का जो बाईपास होता है उसका भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। तो कैबेज या कोरोनरी आर्टरी बाईपास या दिल का ऑपरेशन या ओपन हार्ट सर्जरी, ये सब एक ही प्रोसीजर के नाम हैं। बाज़ औक़ात ये फौरी तौर पे की जाती है और बाज़ औक़ात आपको घर भेज दिया जाता है अटैक के बाद, और कुछ दिनों के बाद जब आपका दिल थोड़ा और मज़ीद बेहतर हो जाए तो फिर इतनी बड़ी सर्जरी की जाती है ताकि आप बर्दाश्त कर लें। तो बहुत ज़रूरी है कि दिल के अटैक को आप समझें, और क्योंकि हर एक के घर में इस तरह का कोई न खुदा न खास्ता वाक़या हो सकता है, और एक दफ़ा फिर आप ये दिल के अटैक से जब निकल आते हैं तो बाद में फिर कार्डियक रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आपने नहीं भूलना। अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें और उन्हें बताएं कि अब हमने किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनको वापस ज़िंदगी की तरफ लाना है। ये फ़लाँ जॉब करते थे या करती थीं, तो इन्होंने जॉब पर कैसे जाना है, और इनकी जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उनमें किस हद तक ये इन्वॉल्व हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो पूछना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप दिल के अटैक से बचना चाहते हैं तो ये आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे आप बच सकते हैं? अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखें, फिज़िकली आप एक्टिव रहें, फल सब्जियां खाएं, और आप वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें, घी वगैरह कम इस्तेमाल करें, जंक फूड से बचें, आप सिगरेट नोशी जो है वो ना करें, और वो तमाम चीज़ें जो आप ठीक कर सकते हैं, जैसे शुगर के मामलात को ठीक रखें, ब्लड प्रेशर के मामलात को ठीक रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखें। तो अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो फिर काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी। खुदा न खास्ता एक दफ़ा आपके दिल को डैमेज हो गया तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट ही बचता है, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन ना होने के बराबर है। तो इसलिए उस ज़िंदगी को, अभी मेरी वीडियो देखते हुए यकीनन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हार्ट फेलियर में हैं। सिर्फ वो जानते हैं इस दुख को, या अल्लाह जानता है या वो जानते हैं कि वो किस मुसीबत से गुजरते हैं, कि ना तो वो कोई फिज़िकली एक्टिव कर सकते हैं क्योंकि उनका दिल बड़ा कमज़ोर है, ना वो शादियों के खाने इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इनके दिल के ऊपर दबाव पड़ता है, तो ना वो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाए, क्योंकि स्ट्रेस भी दिल के अटैक की एक बड़ी वजह है। तो आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं इस बात को कि ये चीज़ कितना इंसान को लाचार कर देती है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कोई कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और उसके बाद ये कि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लें, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर कर दें। अब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।